पेशकश हमारी पाठशाला प्रयास ये कि बाजार के शब्दों कठिन जार्गन्स को आपको आसानी से समझा सकें, बाजार आप बेहतर तरीके से समझ सकें। इसी मुहिम में रोज बरोज हमारे साथ नए नए अध्यापक जुड़ते हैं। आज के अध्यापक हैं आसिफ। इस बीच हमारे साथ आज के जो विद्यार्थी हैं, जो सवाल जिन्होंने पूछा है, वो है गुजरात से एस के श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, धन्यवाद जी श्रीवास्तव जी, पहले तो जानना चाहेंगे पाठशाला के बारे में आपकी क्या राय है और आज का सवाल क्या है आपका? अली साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। वाकई में आप सब धन्यवाद की बात करो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका और इसकी ख्याल रखिएगा। हमारा क्वेश्चन था जी कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और कितना होना चाहिए। चलिए ठीक है, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि कई बार हम जब फंडामेंटल रिसर्च करते हैं तो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ऐसे कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इतना है इतना है। पहले तो ये बताइए, डेट इक्विटी रेशियो ये जो है इसका अर्थ क्या होता है, उसके बाद बाकी बातें करेंगे आपसे। शुक्रिया विपुल। यहाँ पर अगर डेट इक्विटी रेशियो की बात करें, ये रेशियो है यहाँ पर कुल डेट जो कंपनी के बैलेंस शीट में आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट है, उसको एक जगह पे क्लब करके सम कर लेते हैं और इक्विटी यानी कि ओनर का जो कैपिटल है, शेयर होल्डर्स का जो कैपिटल है उसको है, यानी कि ओनर्स कैपिटल के अंदर में इक्विटी कैपिटल जो कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, वो इक्विटी कैपिटल, और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि कंपनी जो कमा करके जमा करती है पैसा, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जमा होता है। इस दोनों को ऐड करते हैं। ये जो इक्विटी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का है, वो शेयर होल्डर्स का फंड या ओनर का फंड कहा जाता है। और डेट जो कि आप कर्ज लेते हैं, अब डेट का और जो शेयर होल्डर का फंड है जो कि इक्विटी का कहा जाता है, इसके बीच का जो अनुपात है, ये जो अनुपात है, इसको डेट इक्विटी रेशियो कहा जाता है। अगर डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है तो ज्यादा रिस्क है, यानी कि आपका जो डेट लेवल। एक मिनट पहले इस परिभाषा को दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझा दें। यानी कि कंपनी के ऊपर कुल जितना कर्ज है, यानी कि चाहे वो छोटी अवधि का हो मध्यम अवधि का हो, उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और कंपनी के पास टोटल इक्विटी कितनी है उसको, और साथ में कंपनी के पास बाकी पैसे कितने बचे हुए हैं, कितना सरप्लस है, कितना रिजर्व है, इनको जोड़ लीजिए। तो कुल कर्ज को कुल रिजर्व और सरप्लस से अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो अनुपात निकल के आता है, जो औसत निकल के आता है, उसे डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं। कह सकते हैं आसानी से आसिफ? जी बिल्कुल, एकदम सरल भाषा में कहा जाए तो ये एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगा डेट इक्विटी रेशियो का। अब डेट इक्विटी रेशियो का क्या हम इम्प्लीकेशंस निकाल सकते हैं? डेट इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा होता है तो कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है, कम होता है तो यहाँ पर कम भी, अगर बहुत कम है तो वो भी नुकसानदेह होता है कंपनी के लिए। एक एप्रोप्रिएट, एक अच्छा सही रेशियो होना काफी इंपॉर्टेंट है डेट इक्विटी। और डेट इक्विटी रेशियो को गियरिंग रेशियो भी, लीवरेज भी या रिस्क भी कहा जा सकता है। आपने कहा कि सही होना चाहिए। अब ये सही की परिभाषा जो आम दर्शक इस समय देख रहा है, वो सही किसे माने, कितना होना चाहिए औसत? ये औसत का जो समन्वय है वो बिठाना काफी मुश्किल होता है। हर कंपनी को अपने हिसाब से बिठाना पड़ता है कौन सा रेशियो सही है। मगर अगर अमूमन देखा जाए तो इंडस्ट्री का जो डेट इक्विटी रेशियो है उससे जरूर कंपेयर करके देखना चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशियो क्या है। अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री से ज्यादा है, यानी कि आपका डेट पोर्शन और आपका अपना कैपिटल वो कम है, डेट पोर्शन ज्यादा है, तो यहाँ पर कभी ना कभी आपको परेशानी जरूर हो सकती है। अगर ब्याज दरें बढ़ती है या फिर आपका किसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी घटता है तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। डेट इक्विटी रेशियो अगर इंडस्ट्री से कम है, अगर बहुत ज्यादा कम आप देखते हैं, तो ये भी एक मुनाफे पे एक चोट पहुंचाता है, क्योंकि आप थोड़ा डेट लेकर के आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, यानी कि रिटर्न जो है इक्विटी में बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक 3 उदाहरण यहाँ पर देंगे विपुल, जो कि ग्राफिक्स में यहाँ पर डालना काफी मुश्किल हो चुका था। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक काम का कारोबार करना चाहते हैं, 200 रुपया लगा के कारोबार करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि उसमें 40 रुपए का रिटर्न आएगा। आपने 200 रुपया लगाया, 40 रुपए का रिटर्न आया, 40% का रिटर्न यहाँ पर आपको 20% का, माफ कीजिएगा, रिटर्न आपके कैपिटल पर देखने के लिए मिला। अब यहीं पे कर्ज थोड़ा ले लेते हैं तो आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। देखते हैं 100 रुपया आप डेट के जरिए लेते हैं और 100 रुपया में आप कामकाज शुरू करते हैं। डेट के जरिए जो आप लेते हैं उस पर आप 10% का ब्याज देते हैं, ठीक है, 10% का ब्याज देते हैं, 10 रुपया ब्याज के तौर पर गया। आपने 40 रुपया कमाया, 10 रुपया ब्याज दिया, 30 रुपया का आपका यहाँ पर रिटर्न देखने के लिए मिला। आपका यहाँ पर रिटर्न बढ़ गया, यानी कि 100 रुपया लगा के 30 रुपया आपने कमा लिया, 30% का यहाँ पर रिटर्न है। मगर अब ब्याज दर बढ़ा देते हैं, यहाँ से 10% से बढ़ाकर ब्याज दर 20% कर देते हैं, यानी कि
100 रुपया जो आपने कर्ज लिया है, अब उस कर्ज के लिए आपको 20 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज आप जब देंगे 20 रुपया, तो 40 रुपया आप कमा रहे हैं, 20 रुपया ब्याज दे रहे हैं। तीसरे केस में आपका जो रिटर्न होगा वो केवल 20% का होगा। यानी कि अगर जब ब्याज दरें बढ़ती है तो डेट इक्विटी रेशियो अगर आपका ज्यादा होता है आपको नुकसान होता है, अगर डेट इक्विटी रेशियो कम है तो आपको यहाँ पर फायदा देखने के लिए मिलता है। काफी महत्वपूर्ण बात कही। इसको आसानी से इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे कि अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप अपने ब्रोकर को फोन करते हैं और आप कोई सौदा उठाते हैं और आधा पैसा अगर आपका ब्रोकर लगाता है, मान लीजिए 1000 रुपए के आपने लगाए, 1000 के शेयर आपके ब्रोकर ने ले लिए, तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 1000 रुपए पे मिल रहा है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए 100 रुपए कमाए, और वही अगर आप पूरे के पूरे पैसे खुद लगा रहे हैं तो आपने 2000 रुपए लगा करके मात्र 100 रुपए कमाए। तो आपको रिटर्न कर्ज लेने पर ज्यादा मिल रहा है, यानी कि उससे मदद लेने पर ज्यादा मिला। तो कर्ज लेना हमेशा नेगेटिव बात नहीं होती है। बाजार के लिहाज से देखें तो ये कई बार एक उचित अनुपात होना चाहिए, एक सही अनुपात होना चाहिए। सही की परिभाषा आपने बताई कि एक इंडेक्स का जो चल रहा हो, जो औसत हो, उससे ना बहुत ज्यादा डेट इक्विटी होना ठीक है, ना बहुत कम डेट इक्विटी होना ठीक है। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आई होगी। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान बने हुए हैं श्रीवास्तव जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं? कुछ बातें आपको समझ में आई सर? श्रीवास्तव जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है श्रीवास्तव जी। अब चलिए श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कुछ बातें रह गई हैं तो हम उसको आगे कवर अप करेंगे, समय की कमी है। जतिंदर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे और आज की पाठशाला पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है आपका ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि इसमें कई टर्म्स होती हैं जिनको हम बड़ा लूजली मार्केट के टाइम में यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे आप बैंकिंग की बात करें, CRR क्या है, ये सब ऐसे लूजली यूज होती है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो किसी को मालूम नहीं होता। तो ये आपका बहुत एक काबिल तारीफ इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है थोड़ा और अगर डीपली इसमें जाएंगे, डेट इक्विटी रेशो किस इंडस्ट्री के लिए कितना बेहतर रहेगा, सर्विस इंडस्ट्री के लिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, तो वो शायद और एक दर्शकों के लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। हम प्रयास करेंगे कि आगे इसको और बेहतर तरीके से कर सकें। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से जतिंदर जी, समय कमी?